नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सली 2 दिनों में रिहा कर सकते हैं। बीजापुर के एक पत्रकार को फोन कर नक्सलियों ने इस बात की जानकारी दी है। इससे पहले नक्सलियों ने जवान की रिहाई के लिए सरकार से शर्तें रखी थी। प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पर्चा जारी कर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई थी। संगठन ने अगवा जवान को रिहा करने के लिए केंद्र मध्यस्थों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था। 2 पेज के पत्र में कहा गया है, बीजापुर हमले में 24 सुरक्षाकर्मियों की जान गई, 31 घायल हुए, 1 हिरासत में है। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की जान चली गई। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। वे मध्यस्थों की घोषणा कर सकते हैं। हम उसे रिहा कर देंगे। जवान हमारे दुश्मन नहीं हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की रूपनगर जेल से बुधवार की सुबह बांदा जेल पहुंचे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मेडिकल जांच की गई। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह फिट पाया। जेल अधीक्षक पीके त्रिपाठी ने बताया कि मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य से संबंधित जांच के बाद उसे बैरक में दाखिल किया गया। उसकी सभी जांच सही आई है। मुख्तार अंसारी को फिलहाल बैरक नंबर 16 में रखा गया है। वह अपने बैरक में बिल्कुल तनहा है। उसके साथ कोई अन्य कैदी नहीं है। इससे पहले बांदा जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एहतियाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी है। दिल्ली अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लग गई है। वहीं गुजरात सरकार ने भी 30 अप्रैल तक 20 प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। ऑटो टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाए जा सकेंगे जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता से 8 रिटर्निंग अफसरों को एक बार में हटा दिया। चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि कोई भी लगातार 3 वर्षों तक एक पद पर नहीं रह सकता है। उस स्थिति में उक्त अधिकारी को हटाने का नियम है, लेकिन अभी तक उस नियम को कोलकाता के मामले में लागू नहीं किया गया है। इसलिए 8 रिटर्निंग अफसरों को हटा दिया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। चुनाव आयोग की ओर से हिंसा रोकने के लिए अब तक जो भी इंतजाम किए गए हैं वह नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफ़ी सजग दिख रहे हैं और धमकी, हमले और अशांति के बावजूद भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले से लेकर हावड़ा और हुगली जिले की 31 विधानसभा क्षेत्रों से मंगलवार को जो खबरें आई वह यह बताने को काफ़ी है कि बंगाल में कुछ भी कर लो लेकिन शांतिपूर्ण मतदान संभव नहीं है। वैसे तो बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में आज वोट डाले गए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहां हुई वैसा कहीं से भी सामने नहीं आई है। धनबाद खनन विभाग की टीम ने आज निरसा के चिरकुंडा बड़ाकर नदी घाट पर अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बालू माफियाओं द्वारा बड़ाकर नदी घाट पर अवैध बालू के भंडार और संग्रह पर खनन विभाग और चिरकुंडा पुलिस संयुक्त रूप से छापेमारी कर रही, जहां 200 से अधिक बालू की बोरियों को जब्त किया गया है और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि खनन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि बड़ाकर नदी घाट के पास से बड़े पैमाने पर बालू का उत्खनन कर उसे बेचा जा रहा है। इसके अलावा बड़ाकर नदी घाट के पास ही बालू का एक बड़ा भंडारण है जहां बोरियों में बालू को भर कर रखा गया है। इसकी सूचना के आधार पर जिला खनन विभाग ने टीम बनाकर चिरकुंडा पुलिस की मदद से छापेमारी की है। विभाग बालू माफियाओं की तलाश में है। बरवड्डा थाना क्षेत्र के गोरगा गांव में बुधवार को कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव से महिला पुरुष बच्चियों ने कलश यात्रा में भाग लिया। इस दौरान भगवान की जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में 100 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने कलश लेकर क्षेत्र का भ्रमण किया। 5 दिनों तक चलने वाली इस महायज्ञ में मंडप पूजन, महाआरती, श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग से मंडप में पूजन और फेरे लगाने की अनुमति दी जाएगी।
ये महायज्ञ 5 दिवसीय हमारे ग्राम गुरगा में आज से प्रारंभ हो रही है, जिसका जल यात्रा कुछ ही क्षणों में हम लोग निकाल रहे हैं और बहुत भव्य तरीके से इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। कोरोना को देखते हुए, कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए और सरकार जिस प्रकार गाइडलाइंस तैयार किए हैं उसको देखते हुए हम लोग इस यज्ञ को सफल कर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश जारी किया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों और जिम को अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। इस आदेश के बाद धनबाद के जिम संचालकों ने सरकार के निर्णय पर विरोध जताया है। जिम संचालकों ने कहा कि पिछले लॉकडाउन की अवधि में 8-10 महीने की बंदी ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। ऐसे में उन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। जब हालात में थोड़ा सुधार आने लगा तो फिर से राज्य सरकार ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाएगी। जिम संचालकों ने कहा कि वह कोविड के नियमों का पालन करते हुए खुले रहेंगे, शारीरिक अभ्यास करेंगे। सरकार इसका परमिशन दे। हमारे फिटनेस में जो जरूरी है वो बंद करके दूसरा चीज अलाउ है। मार्केट खुला है, वहाँ चलेगा। इलेक्शन के लिए जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ भी चल रही है, लेकिन हम लोगों जो फिटनेस के लिए हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रखते हैं सबको, वही बंद किया जा रहा है। तो ये बंद ना किया जाए। हाँ, टाइम शेड्यूल दे दिया जाए कि इतना समय से इतना समय तक ही चलेगा, कितना जन अलाउ होगा वो भी हम लोग पालन करेंगे। यही सब हम अब सरकार के फैसले के खिलाफ जी सर जी आप अपना जिम खोले रखेंगे जी। अपना नाम एक सेकंड, तो आप लोग क्या इसके लिए पत्राचार भी करेंगे, कहीं लेटर देंगे क्या? बिल्कुल, जो करना होगा हम लोग साथ मिलके ही एक साथ, जितने भी जिम धनबाद के जिम ऑनर हैं जो भी है, क्योंकि बाहर सब जगह पे जिम खुला हुआ है। जहाँ इतना ज़्यादा फैला हुआ है कोरोना, फिर भी जिम खुला हुआ है। हमारे यहाँ नहीं तो जो हम लोग एक साथ कह रहे हैं, हम लोग का यूनिटी जो है, जो फैसला करेंगे हम लोग। बिहार के चर्चित मधुबनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा उर्फ रावण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चंदन झा, मुकेश साफी, भोला सिंह के अलावा एक और की गिरफ्तारी हुई है। होली के दिन मधुबनी के महदमपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई थी। पुलिस पर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को लेकर काफी दबाव था। झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1265 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। सर्वाधिक 539 रांची से मिले हैं। अब पूरे झारखंड में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संख्या 5882 पहुंच गई है। रांची में यह संख्या 3264 तक जा पहुंची है। जमशेदपुर के भुइयाडीह पटेल नगर में एक कुएं में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान कालिंदी बस्ती निवासी छोटा बाबू केरवत के रूप में हुई है। वह पिछले 3 दिनों से लापता था। आज बस्ती की एक महिला कचरा फेंकने गई तो कुएं में शव देखा। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर जुटे। पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक युवक की आत्महत्या की खबर आ रही है। युवक की पहचान 22 साल के विक्रम सिंह के रूप में हुई है। वह एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि वह रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह खिड़की से लोगों ने देखा कि वह फंदे से लटका हुआ है। वह अपने गमछे से ही फंदा बनाकर पंखे से झूल गया था। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बजटो जंगल में महुआ चुनने गई एक महिला को हाथियों ने अपनी चपेट में ले लिया। हाथियों के झुंड ने उसे कुचलकर मार डाला। वहीं घटना की सूचना के बाद वन विभाग के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिजनों को फिलहाल 25,000 रुपये मुआवजा दिया। बाकी के 3,75,000 रुपये कागजी कार्रवाई के बाद देने की बात की गई है। पटना शहर के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित वेंटिलेटर बेड में करीब 60% से अधिक फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य से जुड़े जानकारों के मुताबिक शहर में वर्तमान में कोरोना के मरीजों के लिए करीब 300 से अधिक वेंटिलेटर बेड उपलब्ध हैं, जिनमें करीब 60% बेड पर मरीजों का इलाज चल रहा है। मरीजों के लिए आईसीयू में भी बेड आरक्षित किए गए हैं। पटना सहित पूरे बिहार में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना से पटना एम्स और पीएमसीएच में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई है।
वहीं पूरे पटना जिले में फिर से कोरोना ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां 24 घंटे के अंदर 486 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बिहार के कैमूर जिले के करमचट थाने के सवारगढ़ निवासी कांग्रेस नेता तिरपन सिंह व बहेरी गांव के शिवप्यारे दुबे की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना दुर्गा चौक के पास हुई। गोली की आवाज़ सुनते ही लोगों के बीच भगदड़ मच गई और बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बिना देर किए दोनों व्यक्तियों को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। पहले ही घटना की सूचना मिल जाने से अस्पताल प्रशासन मुस्तैद थी। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। रोहतास के अखोड़ी गोला में कर्ज नहीं चुकाने पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उसने 10,000 कर्ज लिए थे जिसे वह चुकता नहीं कर पाया था। मृतक की पहचान बारून निवासी कपिल खरवार के पुत्र सुभाष खरवार के रूप में की गई है। उसे अपराधियों ने 2 दिन पहले अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।